अंकित कुमार संकल्प क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं। इस एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखिए, हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम इसको शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे नागरिक शास्त्र क्या होता है। नागरिक शास्त्र में देखिए, नागरिक शास्त्र में हमें पढ़ना है नागरिकों की अधिकार, अच्छी नागरिकता, फिर से मौलिक अधिकार और उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि नागरिकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही होगा। इसके बारे में हम नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। और देखिए, राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में हम पढ़ते हैं देश की राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, फिर से सरकार के बारे में, सरकार का कार्यों के बारे में हम लोग राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। और नागरिक शास्त्र में नागरिकों की अधिकार और नागरिकों को क्या करना चाहिए, उनके कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, तो आइए हम लोग अब अपना चैप्टर चालू करेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब जानेंगे। देखिए, लोकतंत्र एक ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो ग्रीक भाषा डेमोक्रेसी है, उससे मिलकर बना है। देखिए, डेमोक्रेसी को तोड़िएगा दो और शब्दों में, तो एक होगा डेमोस और एक क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता और क्रेसिया का मतलब शासन होता है, अर्थात जनता का शासन। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता का शासन कैसे होगा? शासन में जनता की भागीदारी चाहिए। तो हमारे लोकतंत्र में या लोकतंत्र कहीं भी लोकतंत्र हो, वहाँ पे जनता की अहम भागीदारी होती है। एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता की होती है। वो जिसे चाहेगी शासन में ला सकती है, जिसे चाहेगी शासन से हटा सकती है। इसलिए जनता की भागीदारी होती है। जनता इस लोकतंत्र व्यवस्था में सर्वोच्च होती है। यह एक शासन की व्यवस्था है लोकतंत्र। इसका देखिए आप लोग के लिए उत्तर है, लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित हो। यानी शासन, किसी भी देश का शासन हो जहाँ लोकतंत्र हो, वहाँ जनता के हाथ में शक्ति रहेगी शासन की। देखिए, इसका एक सुटेबल भाषा, उच्चतम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जो भी होगा इसमें जनता के लिए होगा, ये शासन जनता का होगा और जनता के द्वारा ही शासन में सरकार जो भी आएगी वो जनता के द्वारा ही चुने जाएगी। देखिए, तो आगे अब लोकतंत्र आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी यह एक शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक समूह की या समुदायों की भागीदारी होती है। जिसमें ये नहीं है कि हाँ किसी एक समुदाय को दे दिया गया कि हाँ तुम ही सरकार चुनो, तुम ही सरकार बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग जितने भी समुदाय हैं उनको भागीदारी दी जाएगी। जैसे हमारे भारत की है, भारत में आप लोग देखिएगा अलग अलग समुदाय रहती है, कई प्रकार की जातियाँ, कई प्रकार की धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार है। सबको शासन व्यवस्था में भागीदारी दी गई है, सभी वोट दे सकते हैं, सभी सरकार चुन सकते हैं। तो यही होती है सत्ता की साझेदारी। इसको देखिए, शासन ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव होता है। यानी सत्ता की साझेदारी से ही लोकतांत्रिक सरकार, एक अच्छी सरकार का गठन होता है। अब इस लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को हम देखेंगे कुछ देशों में। जैसे दो देश हैं जिसने एक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की और एक ने नहीं की, तो उनका क्या हुआ उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जानेंगे बेल्जियम की और श्रीलंका की स्थिति। हम पहले बेल्जियम की स्थिति देखेंगे। देखिए, ये बेल्जियम का मैप है।
ये बेल्जियम है, यूरोप का एक देश है बेल्जियम, ये बेल्जियम है। देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। देखिए ये ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, जो यूरोप का एक देश है। इसका क्षेत्रफल देखिए बहुत सा छोटा क्षेत्रफल है, जो हमारे एक राज्य के बराबर है, लगभग हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे 59% पूरे देश में। डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 59%, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 40% होती थी, और 1% में जर्मन भाषी लोग रहते थे, और अन्य भाषी जो भी हो वो सब रहते थे। देखिए रेड वाला फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की है, और जो येलो वाला है ये फ्लेमिश क्षेत्र है, जिसमें डच भाषी लोग रहते हैं। देखिए और तो यहाँ पे ही सरकार का गठन करना था, सरकार की साझेदारी कि 2 भाषा का लोग है, कैसे किया जाए कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, कोई किसी का शोषण ना करे। तो इसने सत्ता की साझेदारी को अपनाया। और देखिए यहाँ पे ब्रुसेल्स है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे अलग था, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। और पूरे देश में देखा जाएगा तो डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन राजधानी में उसकी ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। देखिए हम जानते हैं आगे बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को उसने स्वीकार किया। जैसे हमारे हमारे भारत में ही ले लीजिए, तो भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति है। जैसे बिहार की संस्कृति कुछ और है, बंगाल की कुछ और है, तमिलनाडु की कुछ और है। उसी प्रकार अलग अलग विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक रहते हैं, सभी मिलकर शासन की भागीदारी है। उसी तरह बेल्जियम में इसने अपने क्षेत्र और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारा, और 1970 और 1993 के बीच इसने अपने संविधान में संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया, ताकि लोग सभी लोग मिलजुल कर रहें। और केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो, यानी जो 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसे 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं डच और फ्रेंच, तो इन दोनों की सरकार में जो भी मंत्री हो, जितना भी मंत्री हो, उनकी संख्या बराबर बराबर हो। जैसे 100 मंत्री हो तो 50 गो डच बोलने वाला का होगा, 50 गो फ्रेंच बोलने वाला का, यानी बराबर संख्या हो सरकार में इनकी मंत्रियों का। उसके बाद क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को बनाया गया। जैसे क्षेत्र में जो सरकारें होती हैं, जैसे राज्य सरकार है हमारा, इसी प्रकार वहाँ भी क्षेत्रीय सरकार होती है। और इसके राजधानी में एक अलग सरकार गठन की गई, जो दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे राजधानी में क्या था, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी और डच बोलने वालों की संख्या कम थी, तो वहाँ भी सरकार ऐसी की गई कि वहाँ भी भागीदारी बराबर की होगी। ब्रुसेल्स में भी भागीदारी बराबर की होगी, तो वहाँ भी दोनों भाषा बोलने वाले समुदायों का समान प्रतिनिधित्व बनाया गया। और केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया गया, यानी सामुदायिक सरकार, जैसे क्षेत्रीय लोकल सरकार होती है वैसे ही सरकार का गठन किया गया। उसके बाद देखिए, तो ये था हमारा बेल्जियम का, कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई, कि क्या किया गया, उसने सत्ता की साझेदारी किया और वहाँ के लोगों के बीच का मतभेद को शांत किया, और शांति व्यवस्था से आज बेल्जियम एक खुशहाल देश है। तो देखिए वही श्रीलंका की, श्रीलंका आप लोग जानते हैं, ये श्रीलंका का मैप है, जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है, भारत से समुद्र से कुछ दूरी पर है, तमिलनाडु से। देखिए एशिया का ये द्वीपीय देश है, यानी द्वीप है, एक द्वीप की तरह है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु जो है हमारा साउथ का राज्य है, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है।
आबादी इसका 2 करोड़ है लगभग। और यहाँ की देखिए, यहाँ की जातीय बनावट किस प्रकार थी। यहाँ कई भाषाएं समूह के लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा बोलने वाले रहते थे सिंहली। सिंहली भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे। और तमिल बोलने वाले जो थे वो कम, मतलब 18% रहते थे। यहाँ पर देखिए अधिकतर जो सिंहली बोलते थे वो अधिकतर बौद्ध धर्म वाले लोग थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म पर सबसे ज़्यादा है। और तमिल बोलने वालों में हिंदू, मुसलमान तथा अन्य लोग रहते थे। तो देखिए ये है जो आप लोग को दिख रहा है ये वाला कलर, इस क्षेत्र में इधर जो कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। और जो येलो वाला आप लोग को दिख रहा है पीला वाला पार्ट, इन सभी क्षेत्र में सिंहली बोलने वाले लोग रहते थे। अब इन दोनों के भाषाओं के बीच क्या था, मतभेद था कि किनका सरकार होगा। जब ये आज़ाद हुआ 1948 में, श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तब यहाँ पे मुद्दा आई कि क्या सरकार होगी, कैसे किनका सरकार हो। तो यहाँ की सरकार अपनाई गई, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को अधिक शक्ति दे दिया गया। देखिए श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी, स्वतंत्रता हुई 1948 में, जहाँ पे सिंहली की दबदबा थी, जो सरकार थी सिंहली बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ पे सिंहली की दबदबा थी। 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। अब सिंहली बोलने वाले लोगों की ज़्यादा मिलेगी, उनको ज़्यादा क्या एथी किया गया कि हाँ आपके उनके भाषा को कि वही राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो और भाषा बोलने वाले लोगों को क्या हुई, दुख लगी, परेशानी कि हमारे भाषा को ये लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। फिर से सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी, यानी सिंहली बोलने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता थी कि जैसे कोई भी किसी भी जॉब के लिए दोनों भाषा के लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो क्या सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की पहले नौकरी होगी, उसके बाद सीट रहेगी तो दूसरे भाषा वाले लोगों को दिया जाएगा मौका। फिर से सरकारी स्कूल और कॉलेजों में सिंहलियों की छूट थी, उनके लिए छूट था, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में उनके लिए छूट दिया गया था। फिर से वहाँ पे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाता था। जैसे हमारे भारत देश में सभी धर्म को मान्यता है, सभी धर्म का संरक्षण करती है सरकार, लेकिन वहाँ पे बौद्ध धर्म का संरक्षण करती थी सरकार। अब इन सभी घटनाओं से तमिल जनता नाराज हो गई, जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो नाराज हुई और उन लोगों ने मांग किया कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मान लिया। फिर से खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी, जैसे अब लोग अपना राजनीतिक एक पार्टी गठन किया और कि हम भी सरकार में आएंगे और सरकार बनाएंगे। और फिर से तमिल को राजभाषा घोषित करने को बोला गया और शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार मांग रहा था लोग, लेकिन वहाँ की सरकार इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी इनकी बातों को। अब इन सभी से नाराज होकर वहाँ पे आगे बहुत बड़ा घटना हुआ। क्या मांग नहीं मानने पर नतीजा हुआ, संगठन बना, उग्र संगठन बना जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल TTM के नाम से जाना जाता है। और दोनों समुदायों में टकराव चालू हो गई, सिंहली और तमिल बोलने वाले लोगों में टकराव हुई और उस देश में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध होने लगी, बहुत दिनों तक गृह युद्ध वहाँ चला। तो देखिए इससे क्या आप लोग को ये होता है कि बेल्जियम को देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों ने, दोनों देश देखिए दोनों देशों में सरकार थी, दोनों में विविधता थी, लेकिन बेल्जियम सभी को समान अधिकार दिया और ही किसी एक को उच्च बनाया। जैसे सिंहलियों को ये ज़्यादा अधिकार दिया, वहाँ एक धर्म का संरक्षण किया, इस प्रकार तो यहाँ पे गृह युद्ध हुआ और ये समान सबको अधिकार दिया, सभी धर्म के लोगों को,
तो यहाँ पे देखिए यहाँ के लोग शांति से रहते हैं और सरकार भी शांति से रहती है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया, जिससे सरकार की और देश की क्या हुई, क्षति हुई। वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, कितने लोग मरे एक आपसी टकराव में, आपसी मतभेद में। तो इससे आप लोगों को क्या कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता में साझेदारी रहेगी, जितने भी देश में धार्मिक समुदाय, जितने भी प्रकार के भाषाई समूह के लोग रहते हैं, सभी को समान अधिकार मिले, कि कोई किसी का शोषण ना किए करे। नहीं तो क्या होगा, कोई किसी का शोषण करेगा और वो कितना दिन सहेगा, कुछ दिन सहेगा, फिर वो उठेगा और मारेगा, मतभेद चालू होगा, देश में गृह युद्ध होगा, देश के अंदर एक दूसरा मुद्दा होगा, गृह युद्ध होगा, जिससे देश की परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। हमारे भारत में भी सत्ता की साझेदारी है। किसी भी धर्म के लोग हो, कोई भी भाषा बोलने वाले लोग हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है। सबके लिए मूल अधिकार समान है। सबके लिए देश में शासन व्यवस्था में चुन की भागीदारी है, सरकार चुनने की सबकी भागीदारी है। तो आप लोग को सत्ता में साझेदारी समझ में आया कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी कैसे होती है। लोकतंत्र क्या है, जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनता के हाथों में शासन व्यवस्था हो, जनता चुने सरकार को कि कौन शासन करेगा कौन नहीं करेगा, और उसमें सत्ता की साझेदारी होगी जो सभी समुदायों को चुनने का अधिकार हो। ये नहीं कि किसी एक समुदाय की जनता को चुनने का अधिकार हो, ऐसा नहीं, सभी समुदायों के चुनने की अधिकार हो। यही होता है सत्ता में साझेदारी। आप लोगों के लिए कुछ है पॉइंट क्वेश्चन कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है। देखिए, तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है क्यों है, आप लोग को बता दिया गया कि जरूरी क्यों है। एक जो अपनाया उस देश को देखिए, और जिसने नहीं अपनाया उस देश को देखिए कि क्या है। श्रीलंका नहीं अपनाया, वहाँ गृह युद्ध हो गया, और बेल्जियम अपनाया सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो वहाँ के लोगों ने शांति से एक दूसरे से मिलकर रहना चालू किया। देखिए, सत्ता में साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। जितने भी समुदाय हो उनके बीच टकराव की आशंका कम हो जाएगी। फिर सत्ता में बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहती है, और सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो सभी मिलजुल कर रहेंगे तो विकास भी अच्छे से होगा, और योगदान भी सभी देंगे, एक दूसरे का योगदान करेंगे, देश का विकास भी और तेजी से होगा। और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा भी। और सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाए, किसी समुदाय को नहीं दिया जाए वोट में अधिकार, शासन व्यवस्था में अधिकार, तो क्या करेगा वो, तो देश के हित के लिए नहीं सोचेगा। वो सोचेगा ये देश हमारा दुश्मन है, इस देश के लोग हमारे दुश्मन हैं, तो देश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार है, तो इसलिए सत्ता में साझेदारी की जरूरी है, जिससे देश का भी विकास हो और जनता का भी विकास हो। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से रहित, मतलब धर्म किसी भी धर्म का सपोर्ट ना किया जाए, सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाए, समान मान्यता, सभी धर्म की समान क्या बराबरी हो। और देखिए, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है देश या राज्य या कोई भी धर्म नहीं होता, जैसे कोई भी देश हो या राज्य हो उसका कोई भी धर्म नहीं होता, चाहे वहाँ पे किसी भी धर्म की संख्या ज़्यादा हो, धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो या कम हो, किसी धर्म की संख्या मानने वाले लोगों की, वो किसी भी धर्म को नहीं, राष्ट्र धर्म के बारे नहीं देगा। और आगे देखिए, धर्म के नहीं होता है, क्योंकि एक देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है, तथा सरकार सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करती है,
जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म को बुरा या भला सरकार नहीं करती, सभी धर्म का संरक्षण करती है, सभी के लिए कार्य करती है और सभी धर्म को लोगों को प्रचार प्रसार करना क्या है, हमारे देश में छूट है। इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखिए, विविधता में एकता। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता का मतलब होता है जैसे भाषाई विविधता हो, भाषा में विविधता हो, धर्म से विविधता हो, जाति से विविधता हो, संस्कृति से विविधता हो, क्या संस्कृति से विविधता हो, मतलब और सारे भी हैं, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, इन सभी से क्या हो, विविधता हो, फिर भी लोग क्या मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में सभी राज्यों का क्या लगभग अलग अलग संस्कृति है, फिर से यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सभी धर्म के आदि मतलब और सारे भी धर्म के भी लोग रहते हैं, लेकिन सबको क्या समान अधिकार दिया गया है, सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ये नहीं है कि हाँ वो अलग रहेंगे, उनके लिए कुछ और अधिकार है, इन धर्म के लिए कुछ और अधिकार है, सभी क्या मिलजुल कर रहते हैं। तो वही क्या है, विविधता में भी एकता है। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हमारे देश में क्या है, एकता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। कोई देश की संकट आती है सभी मिल जाते हैं, या कोई देश का खिलाड़ी गोल्ड मेडल आता है तो क्या सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हाँ वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, कि एक हिंदू गोल्ड मेडल आया, चाहे एक मुस्लिम गोल्ड मेडल आया, चाहे एक सिख गोल्ड मेडल आया, क्या सभी मिलजुल कर रहते हैं, सबका समान अधिकार है। वही क्या है, विविधता में एकता, यानी इतनी सारी विविधता होने के बाद भी एकता हो, वही होता है विविधता में एकता। जिससे हमारे भारत में है विविधता में एकता, भारत लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग रहते हैं। इन लोगों को धर्म, परिभाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करते हैं। जब भी भारत को एकता अखंडता के खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर, सभी विविधताओं को मिटाकर उसकी समाधान करने में जुट जाते हैं। अतः इन कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है, यानी हमारे भारत देश में क्या है, विविधता में एकता है। उसके बाद देखिए लैंगिक विभेद या असमानता क्या है। लैंगिक विभेद क्या होगा कि लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाए। जैसे हमारे देश में है महिलाओं और पुरुषों के बीच क्या भेदभाव है, कि महिला, आज भी बहुत सारे गांवों में देखिएगा कि महिलाओं को काम करने से क्या रोका जाता है, कि हाँ वो घर से बाहर नहीं जाएगी, चाहे वो यहाँ कार्य करने नहीं जाएगी, और पुरुष सभी जगह जाते हैं। पुरुष क्या 12 बजे आएंगे रात को तो भी कोई सवाल नहीं करेगा कि हाँ कहाँ से आ रहा है, क्यों घूमता है इतना है क्या। लेकिन महिलाएं अगर 8-9 बजे रात के, 10 बजे रात के घर आए तो फिर भी उन पर कितने सवाल किए जाते हैं कि कल से नहीं जाना है, तो ये तो वो सुनाया जाता है। फिर से बहुत सारी असमानताएं दी गई हैं हमारे क्या समाज में, समाजों द्वारा पुरुष और स्त्रियों के बीच असमान क्या असमान अधिकार दिए जाते हैं, जिनको लैंगिक विभेद कहा जाता है या असमानता, जो एक अवगुण है, जो एक अच्छा गुण नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। आगे देखिए, जीवन की विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप देखिएगा आपके समाज में ही, आप जहाँ रहते हैं वहीं पे देखिएगा समाज में कि स्त्रियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। जैसे शिक्षा में कि हाँ लड़कियां घर से बाहर जाकर नहीं पढ़ेंगी, दूर दूर जाना पड़ता है दूसरे राज्य में, दूसरे क्षेत्र में, तो क्या उनके लिए जाने पर मतलब माता पिता के घर वाले लोगों को क्या थोड़ी आशंका होती है,
और लड़कों को दूर दूर भेज देंगे, विदेश में भी भेज देंगे, दूसरे देशों में भी भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। इससे लड़कियों को पहनावा में कि लड़के किसी प्रकार पहने, लेकिन लड़कियों को क्या एकदम अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, इस प्रकार। फिर से और सारे भी कई प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो आप लोग उसको लिख सकते हैं कि आपके समाज में अगल बगल हो रहे हैं, ये आप लोग को पता होगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर से भारत में स्त्रियों को दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक हैं कुछ। देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, जिससे हमारे पहले भी प्राचीन काल से ही क्या था, स्त्री और पुरुषों के बीच, जैसे पुरुष शिक्षा लेते थे वहाँ से ही स्त्रियाँ घर का कार्य करती थी। इन सब पुरुष लोगों के अंदर शिक्षा, फिर से सैनिक वगैरह में पुरुष वगैरह ही जाते थे, जिनसे महिलाओं की स्थिति वहीं से खराब होती है। फिर से और सारे भी घटनाएं होते गए जिनसे महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। इसमें है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। आज देखिएगा पुरुषों की शिक्षा क्या है, ज़्यादा है, महिलाओं की शिक्षा कम है। हमारे भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 74% पुरुष शिक्षा है। मतलब 74% लोग पुरुषों में देखिएगा तो 74% शिक्षित हैं, और महिलाओं में देखिएगा महिलाओं की शिक्षा क्या, तो उसमें है लगभग 64% शिक्षा का स्थिति है। 64% शिक्षा है, मतलब शिक्षित महिलाएं हैं। उसके बाद देखिएगा दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, या फिर से उनको मार दिया जाता है। दहेज उनके जैसे पिता से शादी हो गया, नहीं दे पाते हैं, तो उनको क्या मतलब परिवार में सही दर्जा नहीं मिलता है, सही सम्मान नहीं मिलता है। फिर से कहीं कहीं तो आता ही भी है कि लड़कियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। फिर से महिलाओं में पर्दा प्रथा, कि महिलाएं पर्दा के अंदर यानी क्या घूंघट में रहेंगी, वही क्या है पर्दा प्रथा। फिर से बाल विवाह एवं सती प्रथा, महिलाओं की शादी मतलब बच्चे में ही कर दी जाती थी पहले, आज उसके लिए कानून वगैरह बनाया गया है, लेकिन पहले क्या बच्चों में ही महिलाओं की शादी कर दी जाती थी। फिर से सती प्रथा था कि पति मर गया तो उसके साथ ही इसको क्या दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो इन सभी के कारण और सारे भी कारण हैं जिनसे स्त्रियों की स्थिति खराब हुई। देखिए आगे, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। भ्रूण हत्या जो आज देखिएगा, जब सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इन सब मशीनों का क्या विकास हुआ, जिससे भ्रूण हत्या बढ़ गया। पहले था कन्या वध, जिससे जन्म लेती थी कन्या, बच्चे जन्म लेते थे, अगर वो स्त्री है महिला है तो क्या उसको मार दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब इसका विकास हुआ सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का सिस्टम, तो भ्रूण हत्या है जो उनके गर्भ में ही मार दिया जाता है। भ्रूण की पहचान की जाती है, अगर वो लड़का है तो उसको रखा जाता है, और लड़की है तो उसको मार दिया जाता है। इसके लिए सरकार भ्रूण हत्या अधिनियम बनाई, 1971 में कानून लाई। सरकार ने इसको रोकने के लिए इस पर कानून बनाए, लेकिन फिर भी आज देखिएगा, आज कहीं कहीं गांवों में या कहीं कहीं लोग छिप कर मतलब बचा कर पुलिस के एथियों से बचकर आज भी इस घटना को अंजाम देते हैं। इससे लोगों के, अब इसको रोकने के लिए लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। अब आप किसी पर केस ना करें तो क्या, वो तो होगा ही। अगर सोच बदल गया तो कोई की नहीं स्त्रियों के लिए समान हो, दिल में समान हो, तो क्या होगा, महिलाओं की स्थिति भी सही रहेगी, भ्रूण हत्या पे भी हम लोग रोक सकेंगे। उसके बाद देखिए, बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, अथवा देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है।
बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है, जो एक पिछड़ा राज्य है, जो एक अत्यंत रूप से पिछड़ा है, जहाँ शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोलबाला है। और शिक्षा का अशिक्षा मतलब यहाँ लोगों के अंदर शिक्षा का देखिएगा परसेंटेज बहुत कम है। फिर से अधिकांश महिला असुरक्षित एवं अशिक्षित महसूस करती हैं, जिसके कारण महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। हमारे देश में देखिए, चाहे राज्यों में देखिए, महिलाओं को राजनीतिक से क्या बहुत दिनों तक दूर रखा गया। आज के समय में महिलाएं भी भागीदारी ले रही हैं राजनीतिक में, कानून लाया गया, उसके लिए आरक्षण दिया गया। क्या महिलाएं भी भागीदारी ले रही हैं हमारे राजनीति में? देखिए, उसके तहत 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कहाँ? पंचायती राज अधिनियम में, यानी पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया। और महिला को लोकतंत्र और राज्यसभा विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए। और आज मिल भी गया है, जहाँ देखिएगा लोकसभा में भी महिलाएं खड़ा होती हैं लोकसभा चुनाव के लिए। इसके बाद देखिए, सामाजिक विभेद क्या है। जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक भाषा में किया जाने वाला भेदभाव, समाज में किया जाने वाला भेदभाव क्या है? सामाजिक विभेद है, जो जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है। कि आप किस जाति में जन्म लिए तो आपको एती हो जाएगा कि हाँ इस जाति का है, और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि छोटे जाति का है वो उच्च जाति का है। फिर से धर्म के आधार पर, भाषा बोलने के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है। उसके बाद देखिए, सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना, चूँकि हमारे देश में इन जाति, भाषा, धर्म के आधार पर क्या है? भेदभाव है। इन सभी भेदभाव को दूर किया जाए, एकता और अखंडता की महत्व को समझाया जाए, राष्ट्रवाद को लाया जाए कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में प्रबल होगी तो इन सभी स्थिति से दूर होंगे लोग, और इन सभी भेदभाव से दूर होंगे। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी, सभी के लिए समान होगी, सभी के लिए समान रिस्पेक्ट होगी, तो क्या होगा? इन सभी भेदभाव दूर होंगे। कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के उत्तरदायी होता है। देखिए, वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज़ है, लेकिन देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, समाज का बंटवारा होकर रहेगा अगर इन सभी में उलझे रहें। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। देखिए, जैसे सामाजिक विभेद है, किसी भी प्रकार का सामाजिक विभेद, धर्म से सामाजिक विभेद है, इन सभी भेदभाव होता है। और आप किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दीजिए कि हाँ ये छोटे जाति के लोग हैं ये सभी, तो एक क्या अपने आप को मानेंगे कि हमको एक अलग समाज में ढकेल दिया है लोग, ये एक अलग समाज के रूप में मानेगा। तो इस तरह से सामाजिक विभेद होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सामाजिक विभेद होगा। जिनकी स्थिति ऊंची रहेगी वो अपने आप को एक अच्छी स्थिति में समझेंगे। इस प्रकार क्या एक विभाजन हो जाएगी, एक रेखा खींच जाएगी कि हाँ इधर क्या है छोटे छोटे मतलब जाति के लोग रहते हैं जिनकी स्थिति खराब है ये, और इधर बड़े जाति से एक रेखा खींच जाएगी। इस तरह क्या है सामाजिक विभाजन हो जाती है। उसके बाद देखिए, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर देश की एकता अखंडता को तोड़ दिया था, लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया। इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दिया जाता था, जिससे समाज या राज्य का विकास नहीं होता है।
यह समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। देखिए, सामाजिक विभेद होगा, जैसे धर्म के पर सामाजिक विभेद होगा, तो जिस धर्म का क्या ज़्यादा रहेगा, अब उस धर्म के लिए राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, उस धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अगर ज़्यादा संख्या है उस धर्म के लोग का तो वो जीत जाएगा, और जीतेगा उस धर्म के लिए कार्य करेगी। तो इस प्रकार क्या होगा, और लोगों के लिए सही से कार्य नहीं करेगी, दूसरे धर्म के लोगों के लिए। इससे राजनीति पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में भी बुराई फैलती है, देश का भी विकास नहीं होगा और लोकतंत्र खतरा में आ जाएगी। उसके बाद देखिए, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों के एकदम खास बन जाता है, तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है वे दूसरे संप्रदाय के हैं, इससे सामाजिक विभाजन हो जाती है। जैसे किसी छोटे धर्म का कोई हो और कोई छोटे धर्म का किसी छोटे जाति का कोई लोग हो, या और बड़े जाति का लोग हो, तो एक दूसरे की भेदभाव होता है। उनके साथ लोग बैठना नहीं चाहते हैं, उनके साथ खाना नहीं चाहते हैं, क्या उनको किसी पार्टी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। इस तरह से क्या उसको महसूस होगा कि मतलब कि हमको किसी और समाज में या हमसे भेदभाव होता है, हम कुछ अलग आदमी हैं, कुछ अलग जाति के हैं। इससे क्या होगा, भेदभाव होगा, उसके अंदर घृणा पैदा होगी उसके लिए, और दूसरे समुदाय के लोगों के लिए उसके अंदर घृणा पैदा होगी, इसके अंदर दूसरे समुदायों के लोगों के लिए घृणा पैदा होगी, जिससे एक सामाजिक विभाजन का रूप लेगा कि एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। इस तरह से देश को भी खतरा है। अब अलग हो जाएगा तो वो अपना एक अलग राज्य का मांग करेगा, अलग देश का मांग करेगा। इस प्रकार से देश को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है, फिर से सामाजिक विकास को भी खतरा है, इससे विकास भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए, रंग भेद क्या है। रंग भेद, रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वो रंग भेद है। जैसे कि काला है कोई, कोई गोरा है, इस प्रकार से उन दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में देखिएगा, गोरे और कालों के बीच भेदभाव होता है ज़्यादा, कि हाँ वो काले लोग हैं, उनके साथ लोग बैठना खाना पसंद नहीं करते हैं, गोरे लोग काले लोगों के साथ। तो ये एक अमेरिका का एक भेदभाव, एक रंग भेद वाला है कि वो लोग रंगों के आधार पर भेदभाव करते हैं। क्या सरकार सबको अधिकार दिया है, समान अधिकार दिया है, कि गोरे हो या काले हो या छोटे जाति के हो या बड़े जाति के हो, सभी को मिलजुल कर रहेंगे तभी देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। आगे देखिए, नस्लवाद क्या है। किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जैसे नस्ल हो गया किसी भी प्रकार का, कि हाँ ये उस नस्ल का है तो वो उस नस्ल का है, जैसे कोई मतलब होता है कि हाँ ये रंग के आधार पर भेदभाव करेंगे तो उसका नस्ल कुछ और बताएंगे, कि हाँ अलग अलग नस्लों के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे क्षेत्रवाद क्या है, जो क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कि हाँ ये हमारा क्षेत्र है, सबसे आगे हमारा क्षेत्र है, कि हाँ इस क्षेत्र के लोग क्या अच्छे हैं। अपने क्षेत्र से क्या होता है, एक अलग ही लगाव, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कि हाँ दूसरे क्षेत्र के लोगों को वो उसके आगे कुछ ना समझे। तो क्या होता है, क्षेत्रवाद ज़्यादा प्रबल हो जाती है, एक सामाजिक बुराई है, जिससे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोग, जैसे होगा कि हमारा बिहार, हमारा यूपी, ऐसे क्या लोगों के बीच अगर प्रबल होगी तो देश में हमारा भारत, इस तरह की भावना क्या होगी, कमज़ोर होगी, जिससे क्या होगा, देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होगी, और देश के लिए एक खतरनाक गुण है। खतरनाक और गुण है मतलब बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, जिसको दूर होना चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद प्रबल होगी तो ये दूर होगी।
उसके बाद सांप्रदायिकता क्या वाद क्या है, धर्म के आधार पर लोगों के बीच क्या होती है कि हाँ हमारा धर्म ये है, कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म मजबूत है। धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म को बुराई दिखाना, नीचा दिखाना, अपने धर्म को विशिष्ट और उच्चतम दिखाना, क्या ये सांप्रदायिकता कहलाता है। जो सांप्रदायिकतावाद ये धर्म के लोग मानते हैं तो ये सांप्रदायिकतावाद हो जाता है। जो एक धर्म अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है। देखिए वर्ण व्यवस्था प्राचीन कालों में बनाया गया था, जो बांटा गया था 4 प्रकार के एथी में। जो एक थे ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। क्या 4 प्रकार के कैटेगरी बनाया। ब्राह्मण में था, जो ब्राह्मण में थे इनका काम था कि लोगों मतलब शिक्षा प्रदान करना, लोगों के अंदर शिक्षा देना, जैसे कोई भी शास्त्रों का या एथी का अध्ययन करना और लोगों को शिक्षित करना, अलग अलग लोगों को जिनके अंदर शिक्षा, उनको शिक्षा प्रदान करना। या कोई भी कार्य हो धर्म से या किसी भी शास्त्रों का काम हो तो कौन ब्राह्मण करेगा। क्षत्रियों का काम था युद्ध वगैरह लड़ना, जो सोल्जर होते थे, सेना वगैरह, ये सब क्या था क्षत्रिय लोग होते थे। वैश्यों का काम था उत्पादन वगैरह करना। देख रहे होगे उत्पादन, जैसे कोई भी जैसे कृषि करता है, लोग उत्पादन करता है, फिर से और सारे चीज़ जो जो उत्पादन करना, ये सब क्या था। कोई घर का कार्य करता था लोग, ये सब क्या था वैश्यों का काम था। फिर से शूद्र का काम था क्या सेवा करना। जो इन तीनों के जो तीनों हैं ऊपर, इनका सेवा करना शूद्र का काम था। इनके लिए किसी भी तो सेवा करना अलग ही पड़ा। जैसे हम भी आपका क्या शिक्षा में सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या तो शूद्र का काम क्या है सेवा करना। जैसे आप ही किसी का सेवा कर रहे हैं, कोई कार्य कर दिए, कोई बोला कोई, क्या आप उसका सेवा किए। या कोई लोक सेवक है, पुलिस वगैरह है, जनता के सेवक है, वो भी क्या सेवा कर रहे हैं। तो शूद्र का काम क्या है सेवा करना। क्षत्रियों का काम क्या है युद्ध वगैरह से संबंधित यानी रक्षा करना। ब्राह्मण का क्या है शिक्षा से संबंधित, जो शास्त्रों और जितने भी चीज़ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, इन सभी का क्या अध्ययन करना और शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। वैश्य का काम है उत्पादन से संबंधित कार्य, जैसे खाना वगैरह महिलाएं भी बनाती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, इन सब क्या है वैश्यों का काम है उत्पादन। चाहे कृषि करते हैं, उत्पादन से संबंधित वैश्यों का कार्य। तो ये एक प्राचीन काल में बनाया गया सामाजिक मतलब जातियों के आधार पर बनाया गया था, जिनको 4 वर्गों में बांटा गया था। जो आगे चल के शूद्र की स्थिति खराब होते गई, इनकी इसको नीचे के लोग समझ लिए, नीची जाति के लोग, यहाँ ये छोटे जात के लोग हैं, इनके साथ बैठना खाना अच्छा बात नहीं है। तो इससे शूद्र के गिनती में जो आते गए उनकी स्थिति खराब होती गई। आज देखिएगा छोटी जाति के जो बोला जाता है अत्यंत पिछड़ा जाति का लोग है, वो क्या शूद्र, उस समय शूद्र बोला जाता था। उसके बाद देखिए बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। बहुसंख्यकवाद होता है जिससे किसी भी देश में किसी भी धर्म के या जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा हो, क्या बहुसंख्यक है, अब वो अपना क्या करे शासन करे, या वो अपने नीतियों को किसी दूसरे समुदाय पे थोपे। ये क्या है बहुसंख्यकवाद का एथी है, पहचान है। इससे क्या होती है देश का एथी होगा कि देश के विकास में एथी होगी, दूसरे समुदाय के लोग उसको मानेंगे नहीं, देश में गृह युद्ध होगी। जैसे श्रीलंका में पढ़े हैं लोग हम, चिली भाषा बोलने वाले लोग क्या थे ज़्यादा थे, तो उनका धर्म का संरक्षण मिला, उनको भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया, उनको सभी चीज़ में प्राथमिकता दी गई।
जिससे वहाँ पे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, वही बहुसंख्यकवाद है। देखिए जातिवाद क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव किया जाना जातिवाद कहलाता है। इसका कुप्रभाव देखिए, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेंगी, लोगों में फूट की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से फूट बढ़ेगी, घृणा होगी, दूसरों को एक दूसरे नफरत फैलेगी, देश की एकता और अखंडता कमजोर होगी, आर्थिक विकास में बाधा होगी, देश के विकास में बाधा होगी। बहुत से कारण हैं। जैसे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। देखिए जातिगत असमानताएं, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला है, अर्थात व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया है। तो इससे हमारा समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति, यानी जो आगे है जाति और जो पीछे है जाति, जैसे मतलब बड़े जाति और छोटे जाति में बटा हुआ है, जिससे शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में होती है। मतलब लोग, जैसे अगड़ी जाति के हाथों में हो गई शासन की व्यवस्था, तो वो मन चाहा अपना कि हाँ अपने बड़े जातियों के लिए ज़्यादा फायदा सोचेगा, छोटे जातियों के लिए कम सोचेगा। इसलिए क्या है, सत्ता में साझेदारी की जरूरी है, सभी धर्म के लोगों की बराबरी होगी, जिससे सत्ता में साझेदारी होगी, भागीदारी होगी, जिससे ये सब क्या होगा, इन सभी पर रोक लगेगी, जातिगत असमानताएं पर रोक लगेगी। देखिए जातिगत असमानता से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इससे विकास नहीं होगा देश का। एक धर्म दूसरे धर्म का शोषण करे तो देश का विकास होगा? नहीं होगा। उसके बाद देखिए आगे, भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व की स्थिति। मतलब भारत में राजनीति में जो विधायिका होते हैं उनके लिए महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति देखिएगा। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों के लगभग 11.1% से भी कम है। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.1% से भी कम है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे केंद्र में जो हो गया, संसद में बैठते हैं, सदस्य होते हैं संसद के, उन सभी के लिए विधायिका जो होते हैं उनमें क्या महिलाओं की संख्या 11.1 है, यानी बहुत कम है। अब 100% में देखिए, जहाँ ले लीजिए 100 लोगों में 11 गो महिला होगी और 89 गो पुरुष होंगे, तो क्या महिलाओं की संख्या कम है। उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में देखिए, महिलाओं की संख्या 5.2 सदस्य क्या है, 5.1 है, और पुरुष क्या है, ज़्यादा है, यानी 100 में 95 गो पुरुष होगा तो 5 गो महिला होगी। हमारा भारत देश अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। यहाँ आप देखिएगा अमेरिका में इससे ज़्यादा दिया गया है महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में। जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ महिलाओं की अमेरिका में ज़्यादा है, अफ्रीका में भी ज़्यादा है भारत से। हमारे समाज में राजनीति में स्त्रियों को प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया है। हालांकि हमारे देश में जितना महिला स्नातक होगी उतना ही लोकतंत्र सफल माना जाए। जिससे महिला पुरुष मिलकर कार्य करेंगे, महिला पुरुष बराबर होंगे, लगभग दोनों का योगदान होगा राजनीति में, तो देश क्या और विकास करेगा। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 2006 में लाया पंचायती राज अधिनियम, जिसके तहत 50% आरक्षण देने का कार्य किया। महिलाओं को देखिएगा, चुनाव होता है पंचायती राज, मतलब पंचायत वगैरह वार्ड वगैरह का चुनाव होता है, उसमें महिलाओं का क्या है 50% छूट है। समझ में आया? देखिए आगे, 1991 एवं 2001 की जनगणना के आंकड़े हैं, जहाँ पे देखिए कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। तो कृषि से कोई भी संबंधित कार्य हो क्या 40% है। ये 1991 और 2001 के जनगणना के तहत है। आज इसकी संख्या क्या और भी बड़ी है।
लगभग 50% के आसपास पहुंची है आज के समय में। आज की तारीख में कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में है। जैसे आप देखिएगा, फिर जो पुरुष कार्य करते हैं, जो देश में कितने भी पुरुष हैं कार्य करने वाले, उसमें 53% क्या कृषि से जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र से। महिला में देखिएगा 75% कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी हैं। जैसे गाँवों वगैरह में जो महिला कार्य करती हैं वो क्या 85% कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं महिलाएं। तो इस तरह से महिलाओं की भागीदारी है, जहाँ कृषि में भी महिलाओं की भागीदारी है। हम लोग क्या किसान शब्द आता है तो हम लोग सोचते हैं पुरुष, सबसे पहले क्या आएगा, पुरुष आएगा दिमाग में, क्यों किसान है क्या पुरुष, लेकिन क्या महिलाएं भी कृषि में कार्य करती हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन वगैरह है और आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें आप लोगों को सब पढ़ा दिया गया कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होती है और क्यों जरूरी है। इसके होने से देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, अगर श्रीलंका नहीं अपनाया सत्ता में साझेदारी तो गृह युद्ध हुआ। वही बेल्जियम अपनाया तो यहाँ पे के लोग शांति से मिलजुल कर रहते हैं, सभी भाषा के लोग। इसलिए सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, जिससे सरकारों का क्या होता है, विभाजन होगा, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहेंगे, सरकार बनेगी। जो किसी एक धर्म के लिए बोलना चाहेगा या कार्य करना चाहेगा तो दूसरे धर्म के सरकार क्या रोकेगी कि आप सभी के लिए कीजिए, इससे एक आदमी पावरफुल नहीं बनेगा। तो ये होता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इसको आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर लाएंगे, नेक्स्ट क्लास वीडियो में देखेंगे, जो एक ही वीडियो में भी दूसरी का चैप्टर ख़त्म किया जाएगा।